अब एक दिन पिंकी मैडम और अशोक सर को मैं कार में बैठाकर मॉल लेके जा रहा था। ये आपस में झगड़ रहे थे। पिंकी मैडम अशोक सर पर चिल्लाकर बोली कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, हम यूएस नहीं जा रहे हैं ना। तो अशोक सर बोले, अरे आज तुम्हारा बर्थडे है यार, आज तो गुस्सा मत करो कम से कम। इसके बाद ये लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट में गए, आधे घंटे का बोलकर गए थे। मैं बाहर बैठा इंतज़ार कर रहा था, थक गया, लेकिन ये नहीं आए। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटे बीत गए। नींद आ रही थी क्योंकि आधा घंटा बोलकर गए थे और आधी रात हो चुकी थी। तभी जब मैं सो रहा था तो अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई। कार का दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। जब मैं उठा तो अशोक सर और पिंकी मैडम दोनों शराब में बहुत ज़्यादा धुत पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गए और मैं कार चलाने लगा। थोड़ी देर तक तो कार में दोनों हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। फिर पिंकी मैडम बोली, बलराम, तुमने रेड लाइट पर गाड़ी क्यों रोकी है? इतनी रात हो रही है, कौन देख रहा है? चलो चलो आगे बढ़ाओ। नहीं नहीं बलराम, तुम इसकी बात मत सुनो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो ढंग से, अशोक सर बोले। अच्छा, तुम्हारे इंडिया में कौन करता है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो? पिंकी मैडम बोली। नहीं बलराम, तुम चलाओ गाड़ी, आज कुछ क्रेजी हो जाए यार। अच्छा, गाड़ी में साइड में रोको, एक काम करो, मैं आती हूँ। मैंने अशोक सर की तरफ देखा, वो कुछ नहीं बोले। मैंने गाड़ी साइड में लगा दी। फिर इसके बाद मैं पिंकी मैडम बोली, जाके पीछे बैठो, मैं गाड़ी चलाऊंगी आज। अब जब मालिक ही कुछ नहीं बोल रहा था तो ड्राइवर क्या बोलता। फिर पिंकी मैडम चलाने लगी गाड़ी फुल स्पीड पर। कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं, कुछ नहीं। आधी रात में कौन देखता है। फिर इसके बाद तभी उस स्पीड में चलती हुई कार के सामने कोई चीज़ आई। पिंकी मैडम ब्रेक नहीं दबा पाई और उस चीज़ को रौंदती हुई आगे चली गई। कोई आवाज़ नहीं हुई, बिल्कुल सन्नाटा। पिंकी मैडम ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और गाड़ी आगे जाकर रोक दी। वो जो अभी कार के नीचे आया वो डॉग था? उन्होंने पूछा डरते हुए। हाँ, डॉग ही था, है ना बलराम? जी मैडम, आप पीछे आइए। नहीं नहीं, हमें वापस जाना होगा, देखना पड़ेगा वो क्या था। मैंने और अशोक सर ने पिंकी मैडम को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल कर पीछे वाली सीट पर डाला और उसके बाद मैं कार को स्पीड में लेकर घर आ गया। वो चिल्लाने लगी कि नहीं अशोक, हमें वापस जाना चाहिए, देखना चाहिए, कोई लिविंग बींग था वो, मैंने देखा, इंसान का बच्चा शायद कोई। जब गाड़ी चल रही थी उस वक्त अशोक सर ने आगे से नैपकिन्स निकालकर पिंकी मैडम के मुंह में भर दिए और अपने हाथ से उनका मुंह बंद कर दिया। थोड़ी देर वो चुप रही, फिर पता नहीं क्यों वापस जाने की जिद करने लगी। हम लोगों ने पिंकी मैडम को अपार्टमेंट तक पहुंचाया। उसके बाद मैं वापस आया, कार के टायर धोए जिस पर खून और मांस लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद अशोक सर भी नीचे आए और मुझसे पूछा, बलराम, क्या लगता है कौन था? सर, इंसान का बच्चा था। लगता है बचेगा? नहीं सर, कोई उम्मीद नहीं है, मैंने पीछे से शीशे से देखा था, हिल भी नहीं रहा था। ओ माय गॉड, क्या हो गया ये? बलराम प्लीज़ यार, किसी को बताना मत और सारे सबूत मिटा देना। जी सर, आप चिंता मत करिए, आप मैडम को संभालिए। मैंने पूरी कार और टायर ढंग से बार बार अच्छे से धो दिए और जब पूरी कार को साफ कर दिया, कोई सबूत नहीं बचा, मैं अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गया। जो भी हुआ आज से बहुत परेशान तो था मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तसल्ली थी कि आज मैं अपने मालिक और मालकिन के काम आया। सुबह हुई तो मैंने देखा सुबह मुकेश सर और उनके फादर बड़े मालिक दोनों आ चुके थे। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे? आधी रात को तो ये सब हुआ और सुबह तक वो आ भी गए। मुझे उन्होंने ऊपर बुलाया। जब मैं ऊपर गया तो सारे के सारे मुझसे प्यार से बात करने लगे, जो आज तक उन लोगों ने कभी मुझसे की नहीं थी। खास करके मुकेश सर, उनके तो तेवर ही बदले हुए थे। आओ बलराम, कैसे हो? जी सर, ठीक हूँ। आओ बैठो। अरे अरे, नीचे मत बैठो, सोफे पर बैठो। तुमको हमेशा हमने हमारा फैमिली मेंबर ही तो माना है। जी सर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। अरे बैठो बैठो यार। देखो बलराम, कल रात को जो कुछ भी हुआ वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जी सर। और गाड़ी बाहर मत निकालना। जी सर। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना और तुम भी कहीं मत जाना। जी सर। किसी के साथ कोई भी ड्राइवर से बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इन लोगों ने मुझे नीचे भेज दिया। जब मैं नीचे गया थोड़ी देर बाद में इन्होंने फिर मुझे ऊपर बुलवाया। जब अब की बार मैं ऊपर गया तो वहाँ पर काले कोट में एक आदमी बैठा था, जो वकील था, शायद लॉयर था। वो मेरे आते ही बोला, अगर आपका आदमी हमारे हिसाब से चलेगा तो जज को तो मैं संभाल लूँगा। अरे वकील साहब, आप उसकी चिंता मत करो, ये हमारे गांव का पुराना आदमी है, हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा, आप चिंता मत करो। बस तो फिर हो गया काम, जज को तो मैं संभाल लूँगा, मुझ पे छोड़ दो।
आओ भाई बलराम, कैसे हो? जी सर, ठीक हूँ। आओ बैठो, पान खाओ। नहीं सर। अरे लो ना यार, तुम खाते तो हो पान। आराम से बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। काले कोट वाले आदमी ने मुझसे कहा, पढ़ना जानते हो भाई बलराम? जी सर, थोड़ा थोड़ा। लो फिर ये कागज़ पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं बलराम हलवाई, सन ऑफ विक्रम हलवाई, लक्ष्मणगढ़, गया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, मैं अपनी मर्जी से ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। जनवरी 29 को मैं अकेला गाड़ी स्पीड में ला रहा था। उस वक्त तभी मेरी कार के नीचे कोई चीज़ आ गई। मुझे समझ में नहीं आया वो क्या था। मैंने पीछे जाए बिना कार दौड़ा ली। वापस जाकर देखने की कोशिश भी नहीं की कि वो क्या था। शायद वो इंसान का बच्चा था। लेकिन अब मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं डर गया था, इसलिए वहाँ से भाग के आ गया। लेकिन अब मैं सज़ा काटने के लिए एकदम तैयार हूँ। और ये स्टेटमेंट लिखने के लिए मुझ पर किसी ने कोई भी दबाव नहीं बनाया, कोई ज़बरदस्ती नहीं की। मैं अपनी मर्जी से ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ते पढ़ते तो मेरे हाथ कांपने लगे। वो काले कोट वाला आदमी बोला, हाँ इसके नीचे तुम्हें साइन करना है। मैंने मुकेश सर की तरफ देखा। वो बोले, मैं तुम्हारी दादी से मिलकर आया हूँ बलराम, बहुत अच्छी औरत है। मैंने उनसे बात की, आराम से सारी बातें समझा दी। उनको तुम पर बहुत गर्व है कि तुम हमारे इतना काम आ रहे हो। चलो सोच क्या रहे हो, साइन कर दो। फिर मैंने उस कागज़ पर डरते डरते कांपते हाथों से साइन कर दिया। यही होता है सर हमारे यहाँ पर। अमीर लोग किसी पर भी नशे में गाड़ी चढ़ा देते हैं और ड्राइवर पर सारा इल्ज़ाम डाल देते हैं। ये जब कोर्ट रूम में केस जाता है तो जज, वकील, वहां पर बैठी जनता सब असलियत जानते हैं। लेकिन पैसे ने सबका मुंह बंद करवा रखा होता है सर। ये चीज़ मुझे उस दिन समझ में आई। खैर, पालतू कुत्ता बन गया था मैं। आज मन करता है, आज जब सब चीज़ें समझ में आने लगी है, उस वक्त तो मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मान रहा था कि मैं अपने मालिक और मालकिन के काम आ रहा हूँ। आज मन करता है सबके गले काट दूँ। खैर, 3-4 दिन गुजर गए। किसी ने भी उस मरने वाले बच्चे की कंप्लेन रजिस्टर नहीं की थी। अब मुझे अफसोस होता है इस बात को सोच सोच कर कि हमारे यहाँ पर ज़िंदगी की कीमत इतनी कम है क्या, कि किसी की ज़िंदगी होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर उसके माँ बाप ने पुलिस के चक्कर में पड़कर डर की वजह से कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं की। क्योंकि गरीबों को इस देश में इतनी जल्दी जस्टिस नहीं मिलता, मिलता भी है तो बहुत देर से। और तो और गलती उन्हीं लोगों की बना दी जाती है कि इतनी रात को अपने बच्चे को सड़क पर छोड़ा ही क्यों। अब मेरे ऊपर मर्डर का झूठा इल्ज़ाम लगा हुआ था। बिना कुछ किए ही मैं अपने कमरे में चुपचाप अपने पैरों को पकड़कर सहमा हुआ बैठा हुआ था। तभी अचानक एक ड्राइवर मेरे कमरे में आया। जब बीमार हो गया? बोला, नहीं तो। अरे तो भाई, तुम्हारे मालिक इतनी देर से तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं, ऊपर बुलवा रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जा क्यों नहीं रहे? ये सुनकर मैं फटाफट उठा, अपने भागा और ऊपर अपार्टमेंट में पहुंचा तो क्या देखा, मुकेश सर और उनके फादर भी आए हुए थे वहीं पर। आपस में ये लोग बात कर रहे थे। अब इनका मुझसे बात करने का तरीका पहले जैसा रूखा हो चुका था। मालिक बोले, अब तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। मेरे हाथ से तो पानी गिर गया। जैसे मेरे हाथ से पानी गिरा तो मालिक ने मेरे सर पर थप्पड़ मारा। क्या कर रहे हो? अब मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि उस बच्चे के माँ बाप ने कोई रिपोर्ट नहीं की। बड़े मालिक बोले, बेटा अशोक, अपनी बीवी को संभाल यार। कह रही है कि बच्चे के माँ बाप को ढूंढेगी, पैसे देगी। हम क्या खूनी है सारे के सारे? समझा, पागल हो गई है। बड़े मालिक बोल रहे थे अपने बेटे अशोक से। अब ये बात होने के बाद में ये सारे के सारे मुझसे पहले की तरह बर्ताव करने लगे थे, एक नौकर की तरह। लेकिन मैं खुश था। आखिर एक दिन मैं हनुमान जी के मंदिर में गया, माथा टेका, रोकर जान बचाने के लिए धन्यवाद किया और अपने कमरे में आकर वापस सो गया। मैं सोना चाहता था, काफ़ी दिनों से नींद नहीं आई थी। जब मेरी नींद आधी हुई थी तो आधी रात में मुझे मेरे दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ सुनाई थी। मैं उठकर गया तो दरवाजे पर पिंकी मैडम थी। मैडम आप, श्श, धीरे, खड़े हो जाओ, गाड़ी निकालो बाहर। मैंने शर्ट पहनी, गाड़ी बाहर निकाली। उन्होंने मुझसे कहा, एयरपोर्ट चलो। एयरपोर्ट चलने को कहा। एयरपोर्ट जाते ही पिंकी मैडम जब अंदर जा रही थी, उन्होंने जाते जाते मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया। उसमें कुछ पैसे थे और यूएस वापस चली गई। शायद अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अशोक सर और पिंकी मैडम की शादी यहीं पर ख़त्म हो गई। सुबह होते ही अशोक सर घर में जब अकेले थे, उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया। मैंने उनको रात की सारी बात बताई कि पिंकी मैडम को मैं एयरपोर्ट छोड़ आया। तो उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ लिया, मुझे मारना शुरू कर दिया।
तो मैंने मार खाते हुए कहा, सर मैं क्या करूं, मालकिन वो भी तो हैं, मुझे उनका भी तो कहना मानना था। अब जब मार खा के मैं नीचे आया, उसके बाद दूसरे बाकी सारे ड्राइवर्स जानते थे कि इनकी लड़ाई होती रहती है। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ लॉयल सर्वेंट, लड़ाई हुई मालिक मालकिन में? मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। अरे बता दे लॉयल सर्वेंट। लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया। अब पिंकी मैडम जो चली गई थी, इसके बाद अशोक सर का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था, तो मुझे उनका ध्यान रखना पड़ता था, तीनों टाइम का खाना बनाना, ध्यान रखना। लेकिन अशोक सर रोज रात को शराब पीकर नशे में धुत होते थे। उनको बिस्तर में सुलाकर चद्दर डाल देता उनके ऊपर। 3 दिन तक यही सब चलता रहा। 3 दिन बाद उन्होंने कहा, बलराम मुझे बाहर ले चलो घुमाने। उन्होंने बाहर लेके गया कार में घुमाने के लिए। वो उल्टी करने लगे, बहुत परेशान थे वो। फिर इसके बाद उनके मन में जो दबी हुई बात थी उन्होंने बोली, आज मुझे समझ में आ रहा है बलराम, मेरे पिताजी क्यों बोलते थे कि इस लड़की से शादी मत कर, ये दूसरे कास्ट की है। आज मुझे ये कास्ट का खेल समझ में आ रहा है कि वाकई ऐसा होता है, कभी कभी तो जीने का मन ही नहीं करता। मैंने अपने मन में कहा, अरे यार तू नहीं जिएगा तो मुझे पैसे कौन देगा, तू मत मर यार। ऊपर से मैंने बोला, सर आप भगवान पर विश्वास रखो, वो सब ठीक करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बलराम तुम सही कह रहे हो। पता है सर, हमारे गांव में एक आदमी था जो भगवान पर विश्वास नहीं करता था। फिर क्या हुआ, उसकी भैंस मर गई। फिर फिर उसने भगवान से माफ़ी मांगी और उसकी भैंस जिंदा हो गई। वो मेरी इस इनोसेंस को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उन दिनों मैं अशोक सर का बहुत ध्यान रखता था। मुझे नहीं पता था उनके लिए मेरी ये चिंता, ये सेवा में मुझे क्या सुख मिलता था। मैं उनका सहारा बन गया। मुझे ये भी नहीं पता कि कब मेरी ये परवाह उनके लिए जेन्युइन इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट में बदल गई। मुझे नहीं पता कि कब मैं मतलबी होने लगा, पता ही नहीं चला। 1 हफ्ते तक ये सब चलता रहा। इसके बाद अशोक सर के भाई मुकेश सर भी आ गए उनको संभालने के लिए। उनकी फैमिली उन्हें संभाल रही थी और मैं उनका दुख समझ सकता था, लेकिन मैं क्या बोल सकता था। अब मुकेश सर के हाथों मेरी दादी ने खत भेजा था, जिसमें उन्होंने पैसे की मांग की थी कि तुम वाइट टाइगर बन गए हो सच में, अब तुम पैसा नहीं भेजते बेटा, हमारे बारे में भी थोड़ा सोचो, तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए शायद। अब 2-3 दिन तक मुकेश सर वहाँ पर रहे और वापस चले गए। इसके बाद अशोक सर फिर से अकेले हो गए। वो बोले मुझे मॉल लेके चलो। उससे पहले वो अपने पैरों की खुद ही सिकाई कर रहे थे। मैं उनके पैरों में बैठ गया कि सर मुझे बताइए ना, आप खुद क्यों कर रहे हैं ये सब। उन्होंने मुझसे कहा, नहीं बलराम मुझे मॉल लेके चलो। फिर इसके बाद मैं कार में बैठा करके उन्हें मॉल लेके गया। वो मॉल में अंदर चले गए और इस बार मैं बाकी ड्राइवर्स के साथ में गपशप नहीं कर रहा था, बल्कि कार में बैठा था। कार में बैठा बैठा मैं सोचने लगा कि ये दादी मुझे शादी के जाल में फंसाना क्यों चाहती है। और उस वक्त जब अशोक सर ने मुझे पैर दबाने के लिए कहा ही नहीं, तो मैं क्यों इतना पैर दबाने के लिए पागल हुए जा रहा था, इतना क्यों झुके जा रहा था उनके सामने। इसका मतलब पता है क्या है, मेरे दिमाग में ये नौकर बने रहने की इच्छा भरी पड़ी है, जो बचपन से मेरे दिमाग में डाली गई है। जैसे गंगा नदी को सफाई की ज़रूरत है, मेरे दिमाग को भी सफाई की ज़रूरत है। अब मुझे समझ में आने लगा था। और सर कार में बैठे बैठे सोचते सोचते अब मेरी ज़िंदगी की कहानी का एक नया मोड़ शुरू होता है। ये गांव से आया सीधा साधा लड़का, जिसे अब दिल्ली की हवा लग चुकी थी, अब देखते जाओ ये क्या करता है। मैंने आगे की इस कहानी में जो कुछ भी किया उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं सर, मैं आपको बता देता हूं, अशोक सर हैं। वो कैसे, आगे पता चलेगा।